Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Pooja, Nitesh, Mr. Udit, Piyush, Rajat, Chinu, Ravi, Rahul, Pawan, Nidhi, Parul, Mayank, Deepika, Priya, Alok, Preeti, Kirti, Divya, Mohan, Shyam, Gauri, Rahul, Gaurav, प्रशांत. A very good afternoon to all. स्वागत है आप सभी का करियरविल प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग स्पेशल 21 बैच में। और ये जो बैच है, इस बैच का नाम है रीजनिंग स्पेशल 21। ठीक है, ये बैच कोड है जो आप लोगों को अलॉट हुआ है, जिस बैच में आप लोग मौजूद हैं। ठीक है, और ये करियरविल एप्लीकेशन पर बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है रीजनिंग का, जो कि इसी महीने से शुरू हो रहा है और जो कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है। आज इस बैच का फर्स्ट डे है। ठीक है, तो आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका हो सकता है शायद करियरविल प्लेटफॉर्म पर ही पहला दिन हो, मे बी, और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो करियरविल प्लेटफॉर्म पे पुराने हैं लेकिन हमारे बैच में आज उनका पहला दिन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने हमें सिर्फ अभी तक यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, आज वो पहली बार हमें लाइव देख रहे हैं करियरविल प्लेटफॉर्म पर। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही हमें देखा होगा, जिन्होंने सिर्फ हमारा नाम सुना होगा हमारी किताबों के जरिए, लेकिन देख आज हमें पहली बार रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने हमारा ना तो नाम सुना होगा, ना हमें देखा होगा, ना हमारी किताबों को देखा होगा, वो गलती से आ गए हैं। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जो एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई और हो, सारे के सारे जो टीचर हैं वो मतलब ये समझ लो वो डायमंड है, डायमंड। और जिन बच्चों के हाथ ये प्लेटफॉर्म पड़ जाता है ना, अगर पहली बार आपके हाथ पड़ता है तो शायद आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ आती है, लेकिन जो इधर उधर धक्के खा चुके होते हैं उनको पता होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेस्ट, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, बस अब सिलेक्शन पाने के लिए चाहिए आपका डेडिकेशन, है ना, और हमारी थोड़ी सी मेहनत, बाकी सब कुछ आपका मेहनत। ठीक है, बाकी सारी जो मेहनत होगी वो आपकी होगी, हम तो सिर्फ आपको गाइड करते जाएंगे, है ना। जी हाँ भैया, तीर तो आप ही को चलाने हैं, अर्जुन तो आप ही को बनना पड़ेगा, धनुष तो आप ही को उठाना पड़ेगा। ठीक है, हम तो सिर्फ लेक्चर दे सकते हैं, समझ रहे हो, हम तो सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं आपको। अल्टीमेटली सिलेक्शन आप ही को पाना है और आप ही की ज्वाइनिंग होगी, समझ रहे हो। तो एक चीज विशेष ध्यान रखना कि सिलेक्शन अल्टीमेटली जॉब आपकी लगनी है, मेरी नहीं लगनी है। तो जो लास्ट मेहनत है वो आपकी है, मेरी नहीं है। ठीक है, और जब आप सेलेक्ट हो गए तो उसका जो श्रेय होगा, क्रेडिट होगा, वो भी आप ही को मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी मेहनत से लगोगे। मैं तो इस बैच में कई हजार बच्चे पढ़ाऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे नौकरी पा जाए, है ना भाई। हम तो करियरविल प्लेटफॉर्म पर हर साल लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, हर साल, लेकिन हर साल उन लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उनमें से कुछ हजार बच्चों का होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए जो लास्ट क्रेडिट होता है वो हमारा नहीं होता, वो आपका खुद का होता है, समझ रहे हो। जी हाँ, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार रीजनिंग पढ़ेंगे, कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ चुके हैं, कई बच्चे ऐसे जिनको थोड़ा बहुत आता है रीजनिंग में, पूरा नहीं आता। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं इस बैच की कुछ खास बातें, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, ये बैचेस में क्लासेस किस तरीके से होंगी, है ना, सिलेबस हमारा क्या रहेगा, बाइलिंगुअल होंगी या किस लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे, नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, ये सारी जो बेसिक बातें होती है, जो आपके बेसिक डाउट्स होते हैं, उन बेसिक डाउट्स के आंसर पहली क्लास में देना बहुत जरूरी है। वरना आप रेगुलर बेसिस पे आके मुझे परेशान करते रहोगे कि सर ये क्या है वो क्या है। तो पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होती है, जिसमें सबसे पहले तो हम बैच के बारे में बताएंगे। ये जो बैच है ये किस एग्जाम के लिए है, कितना हम पढ़ाएंगे, कितना नहीं पढ़ाएंगे, क्या आपको पढ़ना है, क्या हमें पढ़ाना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, इन सारी बातों का, इन सारे सवालों का जवाब हम देते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका बैच है, इस बैच का कोड है बेटा रीजनिंग स्पेशल। इस बैच का कोड क्या है, इसका कोड है रीजनिंग स्पेशल 21। ठीक है, जब आपने एडमिशन लिया होगा तो ये बैच का नाम ऊपर लिख के आ रहा होगा। ठीक है, इस बैच की खास बात यह है कि ये लाइफ प्लस बीओडी बैच है। लाइफ प्लस बीओडी का मतलब समझते हो, इसका मतलब यह है
कि आप अपना सिलेबस लाइव क्लासेस के जरिए कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये क्लास 1 बजे लाइव चल रही है ना। तो लाइव क्लास में अगर आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट करने में आपको लगते हैं 5 से 6 महीने, क्योंकि 5 से 6 महीने मेरी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, तब जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, लाइव क्लास में सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइव ही आना पड़ेगा दोपहर को 1 बजे। लाइव क्लासेस चलती हैं हमारी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे 2 दिन इसलिए छुट्टी रहती है क्योंकि हमें खुद के लिए बैकअप, रिवीजन और प्रैक्टिस का समय देना होता है। अगर मैं आपको लगातार पढ़ाता चला जाऊं, लेकिन आप लोग कभी भी रिवीजन और बैकअप ना लो और प्रैक्टिस ना करो, तो सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं होती है ना। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो टाइम टू टाइम रिवीजन और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करता है। क्योंकि अगर आप रिवीजन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन बेटा दूर दूर तक आपका नहीं होना है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी। क्लास का जो समय होगा वो रेगुलर दोपहर को 1 बजे आपकी क्लास लाइव होगी, और 1 बजे से लेकर 2:15 बेटा समय सीमा है। कभी क्लास 2 बजे भी खत्म हो जाती है, कभी 2:05 पे भी खत्म होती है, कभी 2:10 पे भी, कभी 2:15 पे, कभी 2:20 पे भी। तो आप है ना परेशान ना हो, पता चले कभी 2:13 पे क्लास खत्म हुई आपको, सर आपने तो 2 मिनट पहले क्लास छोड़ दी। कभी 2 बजे खत्म हुई आपको, सर आपने तो 15 मिनट पहले छोड़ दी। कभी 2:30 बजे खत्म हुई आपको, सर आपने तो 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। तो ये जो समय होता है ना मतलब 2:15 के आसपास तक क्लास इसलिए चलती है क्योंकि वो डिपेंड करता है टॉपिक पे, हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं और वो एक क्लास में आपको कितना कंटेंट हमें देना है। कभी कभी आपके ज्यादा डाउट्स आ गए तो कंटेंट थोड़ा कम हो गया, तो उसके हिसाब से टाइम ज्यादा बढ़ गया। डाउट्स आपके नहीं रहते तो कंटेंट ज्यादा पढ़ा दिया, टाइम कम हो गया। तो वो सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास चलेगी दोपहर को 1 बजे से 2:15 तक हम लाइव आके पढ़ सकते हैं। अगर हम लाइव नहीं आ पाते, अगर हम 1 बजे लाइव नहीं आ पाते हैं, है ना, अगर हम लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसी क्लास को हम बाद में भी देख सकते हैं किसी और समय पर। जरूरी नहीं है कि आप 1 बजे लाइव आके देखो, आप इस क्लास को दोपहर को 3 बजे भी देख सकते हो, 5 बजे भी देख सकते हो, 7 बजे भी देख सकते हो, 8 बजे भी देख सकते हो, 9 बजे भी, जरूरी नहीं है। तो आप इसी लाइव क्लास को किसी और समय आगे भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप किसी और समय पे इस क्लास को देख रहे हैं, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप इस क्लास को देख सकते हो बाद में। और कितने दिन तक देख सकते हो? 1 साल तक। 1 साल तक आप इस क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो, है ना। हाँ जी। और एक चीज याद रखना, अगर आप अपना सिलेबस बेटा लाइव आके कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप सिलेबस अपना बाद में आके कंप्लीट कर रहे हो, सर मैं तो शाम को 5 बजे देखूंगा, तो उसमें ना एक रेगुलरिटी जरूर रखना। अगर आप शाम को 5 बजे इस क्लास को देख रहे हो तो बेटा रेगुलर शाम को 5 बजे देखना। अगर आप सुबह 7 बजे देख रहे हो तो रेगुलर सुबह 7 बजे देखना। ऐसा ना हो कि कभी तो देख ली 7 बजे, कभी देख ली 9 बजे, कभी देख ली 10 बजे। तो अपने अकॉर्डिंग मत चलना। अगर आप इतना इजी लोगे तो फिर बेटा एक दिन कुछ नहीं कर पाओगे। 2-4 क्लासेस देखोगे, 2-4 चैप्टर पढ़ोगे, फिर क्लासेस धरी की धरी रह जाएंगी। तो लाइफ में रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है, नियमितता आना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन उसी का बच्चा होगा, है ना। आपने डायलॉग पढ़ा है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम धीरे धीरे चले, अपने अपने है ना, अपनी ग्रोथ को अगर हम धीरे धीरे कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करते जाते हैं तो जीवन में सक्सेस हमें जरूर मिलती है। तो लाइफ में नियमितता होना बहुत जरूरी है, वरना तो बेटा एक दिन मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप यहां पहुंचोगे, फिर धीरे 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 फ्लैट हो जाओगे, फ्लैट। तो मोटिवेशन से कुछ नहीं मिलता, मोटिवेशन से सिर्फ एक दिन की एनर्जी मिलती है। मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए कि जब तक हम सेलेक्ट ना हो, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। तो डेफिनेटली एक दिन जाके आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आप फतेह करोगे, लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो हमारा ग्राफ ये या ये होना चाहिए, हमारा ग्राफ कभी भी ये नहीं होना चाहिए। तो रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है, सक्सेस पाने के लिए रेगुलर होना बहुत जरूरी है। याद रखना बेटा, जिम जाने के बाद बॉडी उन्हीं की बनती है जो रेगुलर होते हैं, वरना हम जिम में कई बार गए हैं, कई बार हमने जिम छोड़ी है, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते, समझ रहे हो। हाँ जी, हम आज भी इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम टाइम से खाना खाते हैं, सुबह और शाम। आप लोग बेटा जब से पैदा हुए हो उसके 3-4 साल के बाद से आपने खाना खाना शुरू कर दिया और रेगुलर खाना खा रहे हो। क्या आप खाना खाना भूल पा रहे हो? नहीं भूल पा रहे, तभी तो हम जी पा रहे हैं। तो बस यही रेगुलरिटी चाहिए, क्योंकि जब तक आप रेगुलर नहीं है तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना, थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलर, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है।
तो इसी क्लास को अगर आप बाद में देख रहे हो तो आपका कोई भी समय ना एक फिक्स होना चाहिए, एक फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए, आप उसी समय इस क्लास को देखोगे। ठीक है। वीओडी का मतलब यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जो अपना सिलेबस ना जल्दी करना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है। या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो पहले से पढ़ चुके होते हैं। या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं मतलब एग्जाम आने वाला होता है 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, तो उनके लिए वीओडी बहुत मदद करती है। क्योंकि वीओडी में ना मैंने अपना एक लेटेस्ट बैच जो कि मेरे कुछ दिन पहले कंप्लीट हुआ था, उसकी सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियो इस वीओडी में दी हुई है। यानी कि आप अपना सिलेबस यहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं वीओडी से। अच्छा, जब आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपकी खुद की मर्जी है कि आप 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करो या 1 साल में करो। ये आप अपनी मर्जी से कितने भी समय में, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है भाई। पता चले आप सुबह से लेकर रात तक पूरा रीजनिंग ही पढ़ रहे हो तो आपने 15 दिन में सिलेबस खत्म कर दिया, तो ये आपकी चॉइस है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा अनुसार सिलेबस कंप्लीट करोगे। यहां पे जो सिलेबस कंप्लीट होगा मेरे अकॉर्डिंग होगा 6 महीने में, और यहां पे जो सिलेबस कंप्लीट होगा, यहां पे जो सिलेबस कंप्लीट होगा आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करोगे, अपनी सुविधा अनुसार सिलेबस कंप्लीट करोगे। समझ रहे हो? आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करेंगे इस वीओडी के अंदर। चलिए साहब, अच्छा ये जो बैच होगा ऑब्वियस सी बात है ये बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चन करोगे या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। आप बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, सिर्फ 2 ही लैंग्वेज होंगी, बंगाली नहीं होगी, उर्दू नहीं होगी, पंजाबी नहीं होगी, है ना, सिर्फ 2 लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। अच्छा, ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब समझ रहे हो? फाउंडेशन बैच का मतलब है कि इस बैच में जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ये मानकर कि आपको रीजनिंग का कुछ भी नहीं आता आपने रीजनिंग सब्जेक्ट का नाम ही आज पहली बार सुना है, ये मानकर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा कि आप रीजनिंग के टीचर हो, ऑलरेडी आपको रीजनिंग में सब कुछ आता है, फिर भी मुझे आपको सिखाना है। तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, है ना, हर चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं इस बैच के अंदर। ये मानकर कि आप बिल्कुल 0 लेवल पर हो, आप कुछ नहीं जानते रीजनिंग में, और ये मानकर कि आपको सब कुछ आता है, उस लेवल तक रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी। आजकल जो रीजनिंग है बेटा 2 एग्जाम्स में पूछी जाती है, प्रीलिम्स और बैंकिंग के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट वेट, थोड़ा सा मुझे समय दें, आप परेशान ना हो बताते हैं बैंकिंग के बारे में भी, है ना। बेसिक से एडवांस तक हम पढ़ाएंगे और बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको रीजनिंग का कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, आपने रिदम बिगाड़ दिया ना, हम पता नहीं क्या बता रहे थे। बेसिक से एडवांस तक होगा, सारी चीजें होंगी, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, और क्या बताना चाह रहा था मैं आपको, हाँ, ये जो बैच है ना बेटा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बैच है। आजकल आपको पता है कि जो रीजनिंग है ना, जो रीजनिंग है हमारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में आ रही है ना। आपने देखा होगा, है ना, प्रीलिम्स में भी रीजनिंग पूछी जा रही है और मेंस में भी रीजनिंग पूछी जा रही है, दोनों ही एग्जाम में पूछी जा रही है। तो इस बैच में जब आप रीजनिंग पढ़ोगे तो कंप्लीट रीजनिंग पढ़ोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप स्पेसिफिक पढ़ रहे हो कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है या सिर्फ मेंस की तैयारी हो रही है, ना 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 ना। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद चाहे कोई पेपर दो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, सारे एग्जाम की रीजनिंग कवर होगी। दूसरी चीज, सर हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस बैच में, कौन सा पेपर की आप तैयारी करा रहे हो, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो बैच है ये स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच का मतलब ये है, दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, इस बैच में पढ़ने के बाद आप उस एग्जाम को पार कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। दुनिया का कोई भी पेपर, सर कुछ पेपर्स की झलक मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, वो कौन कौन से पेपर है, वो ये पेपर है। कौन कौन से पेपर है ये पेपर है इस बैच में, है ना। इस बैच में बेटा 9th क्लास से लेके जो बच्चे, है ना, कुछ बच्चे तो 6th क्लास वाले भी आ जाते हैं, 9th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चे होते हैं, और मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चे, पीजी, जिन्होंने पीजी भी क्वालिफाई कर ली है। तो ये जो बैच होता है ना ऑनलाइन, ये मिक्सअप बैच होता है ना। 12 साल की उम्र से 13 साल की उम्र के बच्चे से लेके 40 साल तक की उम्र के
भी स्टूडेंट इस बैच के अंदर होते हैं। अब आप कहोगे सर 40 साल किस एग्जाम की एज है ना। कुछ एक्स आर्मी मैन होते हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, वो भी बैच लेके पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी भी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज होती है, ठीक है। हमें अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन है ना बढ़िया ही दूंगा, आपको खराब तो दे नहीं सकता। तो मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में जानने के लिए आप मेरे बारे में सर्च कर सकते हैं। अगर आप मेरे बारे में पहले नहीं जानते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, लोगों के रिव्यू ले सकते हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं आपकी जानकारी में, कोई भी आप उठा लो, अपने भाई, अपनी बहन, अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार, आप उनसे हमारे बारे में पूछिए, वो आपको हमारे बारे में जरूर बताएंगे, ठीक है, कि हाँ सर जो पढ़ाते हैं वो कितना एग्जाम में आता है और किस तरीके से सर पढ़ाते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन तो क्या ही दूं, वो इंट्रोडक्शन तो आप दूसरों से लेना, ठीक है। चलिए साहब, तो हाँ, मैं आपको कुछ नौकरियों के बारे में बता रहा था कि किस जॉब की, किस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं। रीजनिंग किस किस एग्जाम में आती है। सी सेट के बारे में आप जानते ही हैं, अभी यूपीएससी टॉपर प्रहलाद नारायण शर्मा, जिनकी 104 रैंक थी, वो हमारे ही स्टूडेंट थे। सीजीएल टॉपर नितिन, वो हमारे ही स्टूडेंट है। सीएचएसएल टॉपर है ना दिल्ली पुलिस, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लो, जो सारे टॉपर्स मिलेंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मिलेंगे, वो हमसे जरूर पढ़े हुए होंगे। भैया बीओडी में बैंक लेवल के बारे में बता रहे हैं, पेशेंस तो रखो, थोड़ा पेशेंस रखो है ना। देखो गवर्नमेंट जॉब्स ये हैं, इतनी सारी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स है जहां जहां रीजनिंग आती है, और भी कई सारी जॉब्स हैं। मैंने सारी जॉब्स के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा, बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। जैसे यूपीएससी है ना, सबसे बड़ा दुनिया का है ना, हमारे देश का जो सबसे बड़ा पेपर होता है, हमारे देश का जो सबसे बड़ा पेपर होता है वो होता है यूपीएससी। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पेपर है, इससे बड़ा पेपर हमारे देश में कोई नहीं है। जिसके बाद हम बनते हैं एक आईएएस ऑफिसर, है ना, एक आईपीएस ऑफिसर। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, और यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो प्रीलिम्स होता है ना, प्रीलिम्स में एक पेपर होता है सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो आपका सी सेट होता है उसमें रीजनिंग आती है रीजनिंग आती है ना सी सेट में, तो वो रीजनिंग आपकी इस बैच में कंप्लीट हो जाएगी डेफिनेटली, है ना। सी सेट आप यूपीएससी आराम से कवर करोगे। एसएससी मुझे नहीं लगता, शायद अगर आप तैयारी करने आए हो तो आपने एसएससी का नाम ना सुना हो, है ना। दुनिया के हर बच्चे ने एसएससी का नाम सुना है, अगर वो तैयारी करने आ रहा है तो हर बच्चे ने। एसएससी के थ्रू जो सबसे बढ़िया पेपर होता है, जो सबसे अच्छी नौकरी लगती है हमारी, वो लगती है सीजीएल के थ्रू। हमें पता है जब हम सीजीएल क्वालिफाई करते हैं तो हम बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, हम बनते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, है ना। हमारी ज्वाइनिंग होती है सेंट्रल सेक्रेटरीट में, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, है ना नार्कोटिक्स ऑफिसर। तो जितने भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, वो हमें सीजीएल के थ्रू मिलती है। ये सबसे बढ़िया पेपर होता है एसएससी का, सीजीएल, है ना इसकी भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, इसकी भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, क्योंकि ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, इसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, जैसे कांस्टेबल का पेपर है, एमटीएस का पेपर है, एलडीसी का पेपर है, सीएचएसएल का पेपर है, इसके लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। 10-12 अगर आप पास आउट है तो आप ये वाले एग्जाम दे सकते हो। सीपीओ जो पेपर होता है वो दिल्ली पुलिस का पेपर होता है, जैसे यूपी पुलिस का पेपर यूपी स्टेट कराती है ना। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं यूपी कांस्टेबल में क्या घपलेबाजी हुई है, तो यूपी कांस्टेबल हुआ, यूपीएसआई का पेपर हुआ, वो यूपी वाली सरकार कराएगी। एमपीएसआई का पेपर, है ना, मध्य प्रदेश पुलिस का जो पेपर होता है वो एमपी की सरकार कराती है। और बिहार दरोगा का पेपर होता है, बिहार एसआई का पेपर बिहार की सरकार करा रही है। राजस्थान पुलिस का पेपर राजस्थान की सरकार करा रही है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस का पेपर है ना, उसका नाम है सीपीओ। और दिल्ली पुलिस में जो पेपर होता है वो एसएससी के थ्रू होता है ना और इसमें कई एग्जाम आते हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, ये क्लरिकल लेवल के पेपर है। ये जो पेपर है ये क्लरिकल लेवल के पेपर है, ये पेपर है ऑफिसर रैंक वाले। ये तो खतरनाक है ना, इसकी तो बात ही अलग है इस पेपर की तो। अच्छा, रेलवे कई एग्जाम कराती है कंडक्ट। आपने रेलवे का एक बहुत नामचीन एग्जाम के बारे में सुना होगा, एनटीपीसी,
एनटीपीसी का रेलवे में है ना, एनटीपीसी का फॉर्म निकलता है तो करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, करोड़ों। जब भी रेलवे की वैकेंसीज आती हैं तो कम से कम 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं रेलवे के लिए, है ना। एएलपी ग्रुप डी के ही फॉर्म भरे गए थे 1 करोड़ जब ग्रुप बी की वैकेंसीज निकली थी। टीचिंग में बेटा आपने एग्जाम्स के बारे में कई सुने होंगे, टीचिंग में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लेकिन एक एग्जाम है केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो कि दिल्ली का एग्जाम है। और केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल होते हैं उसमें रीजनिंग आती है, उसमें रीजनिंग आती है आपके। डिफेंस का पेपर होता है एफकेट जिसके बारे में आपने सुना होगा, इसमें भी रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। स्टेट के कई सारे एग्जाम होते हैं, स्टेट का एक पीएससी लेवल का एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी की छोटी बहन है ना। यूपीएससी का छोटा क्या है भाई, छोटी बहन या छोटा भाई कह लो इसको, पीएससी। पीएससी होता है स्टेट लेवल की पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे हम, आपने अपने जिले में अपने शहर में डीएसपी का नाम सुना होगा, डीएसपी। तो जो डीएसपी लगते हैं वो पीसीएस के थ्रू लगते हैं, पीएससी का एग्जाम देने के बाद। आपने डीएम का नाम सुना होगा अपने जिले में, डीएम बनते हैं बेटा यूपीएससी क्वालिफाई करके, आईएएस ऑफिसर बनते हैं यूपीएससी से, लेकिन डीएसपी बनते हैं स्टेट का जो पीएससी का एग्जाम होता है उसमें भी सी सेट का पेपर होता है। अच्छा, स्टेट में और एग्जाम होते हैं पुलिस के, जैसे कि मैंने आपका बताया, और स्टेट में पुलिस के अलावा कई और एग्जाम भी होते हैं, कई और एग्जाम होते हैं, जैसे वीडियो का पेपर हो रहा है ना, कई पेपर होते हैं स्टेट के, उनमें रीजनिंग पूछी जाती है। अच्छा, एक कैटेगरी होती है हमारी बैंक, ये एक हमारी स्पेशल कैटेगरी होती है बैंक। बैंक में 3 पेपर होते हैं और ये हर साल होते हैं, तीनों पेपर हर साल। बिहार एसएससी भी है, हाँ जी। बैंक में 3 पेपर हर साल होने हैं। पीओ का पेपर होता है प्रोविजनल ऑफिसर, जिसके बाद हम बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर। ये जो प्रोविजनरी ऑफिसर होता है ना, इसको असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं। ये बैंक में सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है, मैनेजर से छोटी है, लेकिन सरकारी नौकरी के थ्रू जो हम जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू, उसमें बैंक की सबसे बड़ी पोस्ट है पीओ और एसओ। एसओ होता है बेटा स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसको हम आईटी ऑफिसर, लेखपाल का पेपर होता है हाँ, जिसको हम बोलते हैं आईटी ऑफिसर, ठीक है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, ये टेक्निकल एग्जाम होता है। इसमें बीटेक और एमसीए वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, बीटेक और एमसीए वाले बच्चे, है ना। एक पेपर होता है क्लेरिकल का, क्लेरिकल लेवल का पेपर होता है। अच्छा, बैंक के ये तीनों पेपर ना हर साल होते हैं, और यही तीनों पेपर बेटा ग्रामीण बैंक के भी होते हैं। ग्रामीण बैंक होती है रूरल बैंक, आपने सुना होगा, है ना। हाँ, आपके गांव में कोई ग्रामीण बैंक होगी, ठीक है, आर्यवर्त ग्रामीण बैंक के बारे में आपने कभी सुना हो, ये सिर्फ और सिर्फ गांव में होती है बैंक। तो उस ग्रामीण बैंक के भी ना 3 पेपर होते हैं, तो 3 पेपर ये हो गए, 3 हो गए ग्रामीण बैंक के, 6 पेपर हो गए। और 3 पेपर होते हैं बेटा एसबीआई के। एसबीआई अपने पेपर अलग कराती है, एसबीआई बाकी की जो बैंक के पेपर होते हैं वो आईबीपीएस कराती है, लेकिन एसबीआई का पेपर अलग से होता है, ठीक है। एसबीआई के हो गए, और आरबीआई के को भी कुछ पेपर होते हैं, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये बैंकिंग का आपका पैटर्न हो गया। तो इतने सारे पेपर हैं बेटा, अगर हम ढंग से तैयारी करते हैं और अगर हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, तो एक बार तैयारी करो और फिर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर दो, है ना। जरूरी नहीं है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम एकदम फोकस हो जाते हैं कि सर सीजीएल तो सीजीएल, अब हम सीपीयू नहीं दे सकते। आप अगर एक बार स्पेशल बैचेस में सिलेबस तैयार कर रहे हैं तो फिर उसके बाद दुनिया का कोई पेपर दो, सारे पेपर का सिलेबस ही एक जैसा होता है, समझ रहे हो। रीजनिंग हर एग्जाम में एक जैसी आती है, सिर्फ एक एग्जाम को छोड़कर, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया का कोई पेपर उठा लो, हर एग्जाम में रीजनिंग आपको एक जैसी ही मिलेगी, एक जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, समझ रहे हो जी हाँ। तो करना क्या होता है, इसीलिए हम स्पेशल बैच लॉन्च करते हैं, टारगेटेड बैच लॉन्च नहीं करते, क्योंकि आपको सारे ही एग्जाम्स देने होते हैं, है ना, सारे। हम किसी एक एग्जाम के भरोसे अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, ठीक है। हमें तो गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, इसीलिए हमारी तैयारी बेहतर हो ताकि हम कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सके। चलो, तो अब मैं बात करता हूं इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या है ना, इसका सिलेबस क्या है रीजनिंग का। तो भैया रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर, यहां पे विदाउट पेन एंड पेपर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर करते हैं, तभी सिलेक्शन ले पाओगे तुम। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, 150 क्वेश्चन थे, 2 घंटे में करने थे, जिसमें 55 क्वेश्चन रीजनिंग के थे।
अब बताओ तुम उन 55 क्वेश्चन को अगर विदाउट पेन एंड पेपर नहीं करोगे तो तुम कैसे 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कभी कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। बता तो रहा हूं यार बैंकिंग के बारे में, अभी बैंकिंग में लौट कराएंगे, चिंता मत करो, बता रहे हैं। वीओडी जो दी है उसमें जो क्लासेस है बैंक वालों को क्या करना है, जस्ट हैव पेशेंस, लिटिल बिट पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो। तो ये आपका रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है। बैंकिंग वाले बच्चे भूल जाओ अभी फिलहाल अपने सिलेबस को। बैंक वाले बच्चों को छोड़कर दुनिया का अगर कोई भी आप एग्जाम देने लग रहे हो तो उस एग्जाम के लिए आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, है ना। कुछ नए क्वेश्चंस है ना, एक भी टॉपिक आप इनमें से छोड़ नहीं सकते। पूरी की पूरी रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। अब आज के बाद मुझसे कोई भी ये मत पूछना कि सर मैं रेलवे के लिए कौन से चैप्टर पढ़ लूं, सर मैं सीजीएल के लिए क्या पढ़ लूं, सर मैं सीएचएसएल के लिए क्या पढ़ लूं, सर मैं यूपीएसआई के लिए क्या पढ़ लूं, सर मैं केवीएस के लिए क्या पढ़ लूं, है ना। कोई ये मत पूछना। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंकिंग के अलावा किसी भी पेपर को देने जा रहे हो तो आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़े होने चाहिए। किसी भी सिंगल टॉपिक से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी भी सिंगल चैप्टर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। पूरा पढ़ोगे और एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे हम पढ़ाना, बिल्कुल जीरो लेवल से और एकदम टॉप लेवल तक, है ना, प्री टू मेंस लेवल तक। तो आप बिल्कुल भी उसकी चिंता ना करें। आप पहले रीजनिंग में कुछ नहीं जानते थे या पहले बहुत कुछ जानते थे। ये बैच हर उस बच्चे के लिए, कमेंट शो हो रहा है मुझे, सबके कमेंट शो हो रहे हैं, सबके हजारों कमेंट्स आने लग रहे हैं मेरे सामने। आप उसकी चिंता ना करो, सबके कमेंट्स भी शो हो रहे हैं, सबकी शक्ल भी दिखाई दे रही है। ये एप्लीकेशन बहुत एडवांस एप्लीकेशन है। यहां पर आपके नाम, आपके कमेंट्स के साथ साथ आपकी शक्ल भी दिखाई देती है हमें। अरे उठ के मत भागो भैया, हम मजाक कर रहे हैं, किसी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही। हाँ जी, तो ये आपका रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस रहेगा। अच्छा, ये है बैंक। अब बात कर लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो, 2-4 ऐसे बच्चे होते हैं भैया जो बैंक के अलावा कुछ नहीं करना चाहते अपने जीवन में। उनका सपना ही होता है बैंक मैनेजर बनने का। इसके अलावा उनको जीवन में ना तो आईटी, ना तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, ना ही उनको यूपी पुलिस में जाना, ना ही उनको दिल्ली पुलिस में जाना। उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं जॉब करूंगा तो बैंक की करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे को तो दिन रात बैंकिंग के ही सपने आते हैं। तो जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं, जो बैंक के अलावा कुछ नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, कोई एग्जाम नहीं देना चाहते, वो बच्चे मेरा जो सिलेबस है ना वो लाइव क्लास में आके कंप्लीट ना करें। पूछो क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ये पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। अब बैंकिंग वाले बच्चों को ये पूरा सिलेबस कभी पढ़ना ही नहीं होता, क्योंकि बैंक में जो आपके टॉपिक है ना वो सिर्फ 19 चैप्टर है। इन 19 चैप्टर के अलावा बैंक में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। ये 19 चैप्टर है बस, हालांकि 19 भी नहीं है, 18 चैप्टर है। क्योंकि ये जो 19th चैप्टर है ना, नंबर सीरीज, ये बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में आता है, रीजनिंग में ये भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में आता है। समझ रहे हो? तो जो बैंकिंग लेवल वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वो ये टॉपिक पता है कैसे कर सकते हैं? वो ये टॉपिक वीओडी से कवर कर सकते हैं। कहां से कवर कर सकते हैं? वीओडी से कवर कर सकते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है वीओडी में सर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा बैंकिंग का जो लेवल है वो बहुत टफ होता है और आपने जब पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वीओडी में लेवल कम है। चलो उसका हम उत्तर देते हैं। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, बैंकिंग बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये सिलेबस कवर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, अल्फाबेटिकल सीरीज, बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है ना, वीओडी में जो टॉपिक आप देख रहे होंगे अल्फाबेटिकल सीरीज नाम का, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चन करने हैं और उसके अलावा कहीं से भी सिंगल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो क्लास के क्वेश्चन की पीएनजी आपको मिली है, बेटा वीओडी की भी मैंने पीएनजी दे रखी है, क्लास पीएनजी। देखो क्लास पीएनजी क्या होती है, जब हम रेगुलर पढ़ाएंगे ना तो जो भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी, डेली बेसिस पे पीडीएफ मिलती रहेगी। अलग से नोट्स में प्रैक्टिस सेट्स भी है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मेरी ये वाली बुक लेनी है।
इस बुक में बेटा कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी, सारे के सारे वही ट्रिक्स हैं, वही अप्रोचेस हैं जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद चैप्टर है और चैप्टर की एक्सरसाइज है जहां पे आप मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं तमाम क्वेश्चंस की। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, ये चैप्टर वाइज बुक है, इसमें मतलब ये कंप्लीट पैकेज है, सारी ट्रिक्स, सारी अप्रोचेस, सारी एक्सरसाइज, सब कुछ है इस किताब के अंदर। तो अगर आप ये किताब ले सकते हैं तो प्लीज ये किताब जरूर लें। ये किताब आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। चाहे तो आप किसी नजदीकी अपनी स्टोर से ये किताब खरीद सकते हैं, किसी भी नजदीकी शॉपकीपर से ले सकते हो। अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाना चाहते हो ऑनलाइन, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। भैया हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। तो जब आप इस YouTube चैनल को खोलोगे तो किसी भी लेटेस्ट वीडियो को देखना, किसी भी लेटेस्ट वीडियो को, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। जब आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको इन बुक्स की क्या मिल जाएगी? लिंक्स मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट की लिंक मिल जाएंगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर बुक तो लोकल आ गई, कि सर बुक के प्राइस महंगे हैं या सस्ते हैं। तो जो सबसे सही रेट में ओरिजिनल बुक आपको मिलेगी वो हमारी इन लिंक्स के मिलेगी। लिंक्स कहाँ मिलेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। किस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में? किसी भी यूट्यूब चैनल की कोई भी वीडियो खोलोगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक्स मिल जाएंगी बुक्स की। ठीक है, चलिए साहब। अच्छा, और जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं, बैंकिंग वाले बच्चों को ना ये वाली किताब नहीं लेनी है। बैंकिंग वाले बच्चे ये वाली बुक परचेस करेंगे। और इस बुक में उस लेवल तक के क्वेश्चन है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना? हाँ जी, उस लेवल तक के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक के जरिए, है ना? हर लेवल को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए साहब, तो मैं आपको बता रहा था कि बैंकिंग में जब आप पहला टॉपिक पढ़ रहे होंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, तो जो क्लास में मैंने क्वेश्चन करा है उसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी बुक है तो वहां से कर सकते हो प्रैक्टिस, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक बच्चा कह रहा रेलवे के टॉपिक बताओ, एक कह रहा सीपी। अरे भाई साहब, रेलवे हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, दुनिया का कोई पेपर हो, ये रहे सारे टॉपिक। ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इनमें से कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अच्छा, जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ोगे कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो क्लास के क्वेश्चंस हैं एक बार आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो मेरी बुक है उस बुक से आप कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करोगे। पेयर फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चन करने, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ब्लड रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चन करो, प्लस हाँ इसमें हम हमारी बुक की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। देखो, क्लास में आपको सारी ट्रिक्स, अप्रोचेस, सारे कंसेप्ट समझाए गए हैं। उसके बाद आपकी रह जाती है प्रैक्टिस, वो आप यहां से कर सकते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस अगर आप सिर्फ क्लास के क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको अलग से भी प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्लास के क्वेश्चन कर लो। इनइक्वलिटी अगर सिर्फ क्लास के क्वेश्चन करते हो, हाँ इसमें थोड़ी सी ना अलग से प्रैक्टिस की भी जरूरत है आपको, क्योंकि इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंफर्म होते हैं, कंफर्म आने ही आने हैं। ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन कंफर्म है, आने ही आने हैं। समझ रहे हो? बैंकिंग में ना फिक्स टॉपिक्स है कि इन टॉपिक से ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग में भी सिर्फ आप क्लास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, वो आपके लिए काफी है। फिर बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट पजल है, दो चीजें बहुत खतरनाक है ना। पहली चीज तो हम क्लास में मैंने आपको टाइप्स कराई हुई है ना। जितने भी क्वेश्चंस की टाइप है मैंने एक एक क्वेश्चन की टाइप कराई है, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस मैंने क्लास में नहीं कराई है। आपको एक एक हर टाइप के क्वेश्चंस के एक एक हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप की ना एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्लास में। उसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की हमारी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की। और याद रखना, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पता है कैसे प्रैक्टिस की जाती है? सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं है कि दिन में 10 क्वेश्चन लगा रहे हो, 20 क्वेश्चन लगा रहे हो। सीटिंग अरेंजमेंट पजल की ना रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, रेगुलर। जैसे आप बैंकिंग स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के, 2 क्वेश्चन पजल के, बस इन 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और हर क्वेश्चन को आपको कम से कम 5 बार सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करना है? 5 बार। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस थोड़ी अलग तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन एक दिन में लगा दिए ना, आप सिर्फ 2-2 क्वेश्चन लगाओ,
और एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार लगाओ और रेगुलर बेसिस पे पहले दिन से ही शुरू कर दो, मतलब बेसिक क्लास लेने के बाद। ठीक है, बेसिक क्लास लेने के बाद। लाइव क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा करा देंगे, बैंकिंग लेवल का जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए वो करा देंगे, लेकिन वो तब कराएंगे जब बैंकिंग चैप्टर्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, खुश? हाँ, वो तो देखो हर टॉपिक में हम लेटेस्ट अप टू डेट क्वेश्चंस को ऐड करते चले जाते हैं। हर टॉपिक में क्या करते हैं, जो इस साल जितने भी नए क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, इस साल जो भी डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को हम ऐड ऑन करते चले जाते हैं, ऐड ऑन। ठीक है, तो बैंकिंग का सिलेबस बहुत लिमिटेड सिलेबस है। ठीक है, हाँ, बाकी एग्जाम्स के लिए सिलेबस बहुत ज्यादा है। देखो, बुक लेना कोई ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि सर बुक लेना जरूरी है, लेकिन अगर आप बुक लेते हो तो कहते हैं ना 4 चांद लग जाएंगे, है ना। इसीलिए अगर आप बुक लेते हो तो डेफिनेटली 4 चांद जरूर लगेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपका पहला दिन है, फर्स्ट डे है ना, पहला दिन है, तो ज्यादा तो हम नहीं पढ़ेंगे आज, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। और आज के जो टॉपिक का नाम होगा भैया वो होगा काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स। आज हम सीखेंगे बाबू आकृतियों की गणना करना। क्या सीखोगे आज आप लोग? आज आप सीखोगे आकृतियों की गणना करना, काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, काउंटिंग फिगर्स। एग्जाम में फिगर्स दी होती हैं और हमें ना काउंट करना होता है कि बताओ इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं। जो जनरली एग्जाम में काउंट करने के लिए आते हैं, पता है क्या आते हैं? जनरली एग्जाम में काउंट करने के लिए आते हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स काउंट करके बताओ, यानी कि वर्ग। स्क्वायर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। एग्जाम में काउंटिंग के लिए आते हैं रेक्टेंगल्स। बताओ हमारे इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स, या फिर हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, है ना। आयत कितने हैं, कितने चतुर्भुज बने हुए हैं, है ना, कितने चतुर्भुज बने हुए हैं। काउंटिंग के लिए एग्जाम में आते हैं ट्राइंगल्स। क्या आते हैं? ट्राइंगल्स। कितने त्रिभुज बने हुए हैं हमारे फिगर में। ये 3 चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। कोई भी फिगर होगी, उस फिगर में स्क्वायर्स काउंट करो, रेक्टेंगल्स काउंट करो, ट्राइंगल्स काउंट करो। अच्छा, कुछ कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछ लेते हैं, जैसे सर्कल्स के बारे में पूछ लिया, यानी कि वृत्त कितने हैं बताओ। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा। जैसे क्यूब्स के बारे में पूछ लिया, बताओ कुल कितने घन है फिगर में, कितने घन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइंस के बारे में पूछ लिया। किसके बारे में पूछ लिया? स्ट्रेट लाइंस, यानी कि सीधी रेखाओं के बारे में पूछ लिया, बताओ कितनी रेखाएं बनी हुई है। हमसे पूछ लिया, है ना, डायगोनल्स के बारे में, बताओ कितने विकर्ण बने हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कभी कभी हमसे पूछी जाती हैं, कभी कभी सर्कल्स, क्यूब्स, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल्स। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स। अब किसी भी पिक्चर को देखकर उस पिक्चर में कितने स्क्वायर्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, या कितने डायगोनल्स हैं, ये कैसे पता चलते हैं? वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं रीजनिंग विदाउट पेन एंड पेपर। हम अपने क्वेश्चन का आंसर जब जल्दी नहीं देंगे, अगर हम अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी नहीं देंगे, तब तक बात नहीं बनेगी, बिल्कुल भी तब तक बन ही नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं आपको काउंट करना सिखाता हूं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। देखो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। और हम जो फिगर शुरू करेंगे ना बेटा, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से। और फिगर्स हमारी काफी टिपिकल भी एग्जाम में बन सकती हैं। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, ये बहुत ही बेसिक सी फिगर है, और दुनिया का हर बच्चा इस फिगर में मुझे काउंट करके बता सकता है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। दुनिया का हर बच्चा बता सकता है इस आकृति में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। क्या आप काउंट कर सकते हो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? भैया दुनिया का हर बच्चा काउंट कर सकता है। सर एक त्रिभुज तो पीला है, सर एक त्रिभुज नीला है, और एक ऐसा त्रिभुज है जो पीले और नीले को मिलाकर बना है, यानी कि इस फिगर में टोटल 3 त्रिभुज है ना।
भैया एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए, और एक हो गया ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक हो गया हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज। डेफिनेटली सर इस फिगर में तो हर कोई काउंट कर सकता है, सर इस फिगर में टोटल 3 ट्राइंगल्स है। लेकिन लेकिन अगर मान लो ये एग्जाम में फिगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए कुछ इस तरीके से, थोड़ी और बड़ी हो जाए कुछ इस तरीके से, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कुछ इस तरीके से, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कुछ इस तरीके से, है ना, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कुछ इस तरीके से, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए लाइक दिस, तब आप इन फिगर्स में ट्राइंगल्स कैसे काउंट करोगे? तो ये जो बेसिक फिगर है, यही बेसिक फिगर इन सारी फिगर को सॉल्व करेगा, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। कैसे सॉल्व करेगा जरा ध्यान से सुनना। ये ट्राइंगल का ना, ये ट्राइंगल का एक बेसिक फिगर है, ये ट्राइंगल का एक बेसिक फिगर है जिसमें हमें करना क्या होता है, सॉरी, ये ट्राइंगल का एक बेसिक फिगर है जिसमें हम करते क्या है कि इस वाले पॉइंट से, मतलब ट्राइंगल के किसी भी पॉइंट से अपोजिट लाइन, अपोजिट पर ये लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर ये लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, तो कोई इस पैटर्न बनता है लाइक दिस, ये वाला पैटर्न बनता है। तो इसमें हमें ट्राइंगल्स डायरेक्ट कैसे काउंट करने हैं, आप इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग कर लो। साहब हमने नंबरिंग कर ली, ठीक है, हाँ हमने नंबरिंग कर ली, हाँ बैंक में कंटेंट ज्यादा ऐड कर देंगे। हमने नंबरिंग कर ली, अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये नंबरिंग करके आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ट्राइंगल को देख के डर नहीं लगेगा, आज के बाद ट्राइंगल को देख के खुशी होगी आपको। क्या होगी? ट्राइंगल को देख के खुशी होगी, है ना। करना क्या है बाबू, ट्राइंगल के बताने के लिए टोटल कितने ट्राइंगल है, इंडिविजुअल नंबरिंग कर लो, इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो। और ये जो नंबर्स है ना, आपको कुछ नहीं करना, बस आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर है। आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है? नंबर्स को ऐड करने का एक बड़ा शानदार तरीका होता है समेशन एन, जिसकी वैल्यू होती है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। जैसे अगर आप मान लो ज्यादा नंबर ऐड कर रहे हो, है ना, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का मतलब होता है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 प्लस एन। आप कितने भी नंबर ऐड कर सकते हो। जैसे आपको मान लो, है ना, 3 नंबर ऐड करने हैं, तो एन की वैल्यू 3 रखो, 3 गुणा 3 और 1 4 बटा 2। यानी कि जितने भी नंबर आप ऐड कर रहे होते हो, जितने भी नंबर आप ऐड कर रहे होते हो, उस डिजिट में एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दो। यानी कि 3 चौक 12 बटा 2 6, है ना, 3 चौक 12 बटा 2 6। सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये 6 त्रिभुज है कौन कौन से, मुझे तो 6 त्रिभुज गिना दो। चलो मैं आपको एक बार ना ये 6 त्रिभुज गिना देता हूं, ये 6 त्रिभुज एग्जैक्टली है कौन कौन से। बोर्ड पे ध्यान से देखना सारे त्रिभुज को। ये बताओ, आपको पहला त्रिभुज दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे रहा है, जिसपे 1 नंबर लिखा हुआ है। सर आपको दूसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसपे 2 नंबर लिखा हुआ है? सर दिखाई दे रहा है। आपको तीसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसपे 3 नंबर लिखा हुआ है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक ऐसा त्रिभुज नहीं है जो 1 और 2 को मिलाने पर बना है? देखना जरा, 1 और 2 को मिलाने पर बना है। ये एक त्रिभुज नहीं है जो 1 और 2 को मिलाने पर बना है। बना है कि नहीं बना? हाँ सर बिल्कुल बना है, 1 और 2 को मिलाने पर। अच्छा, एक ऐसा त्रिभुज नहीं है जो 2 और 3 को मिलाने पर बना है। बना है कि नहीं बना? 2 और 3 को मिलाने पर। हाँ सर बिल्कुल 2 और 3 को मिलाने पर बना है। बना है कि नहीं बना? हाँ। अच्छा, एक ऐसा त्रिभुज नहीं है जो 1 2 और 3 तीनों को मिलाने पर बन गया। चेक करना जरा। हाँ सर बिल्कुल है, 1 2 और 3 जो तीनों को मिलाने पर बन गया, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। हाँ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था फॉर्मूला, बिल्कुल यही फॉर्मूला काम आएगा ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए, त्रिभुज काउंट करने के लिए। किस फिगर में? इस वाले फिगर में। जब भी एग्जाम में कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिखाई देगा, हमें क्या करना है, इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करनी है, इन्हीं नंबर्स को जोड़ के, बस इन्हीं नंबर्स को जोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो 3 और 2 5 और 1 6। नंबर को जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, अगर आप इस फॉर्मूले से नंबर को जोड़ना चाहते हो तो। ठीक है, तो आपको ये 6 के 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये बताओ। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, पांचवा त्रिभुज, छठा त्रिभुज। तो ये 6 के 6 त्रिभुज दिखने लगे? हाँ सर डेफिनेटली दिखने लगे।
चलो अब अगर मान लो एग्जाम में ये वाली फिगर आ जाए, इस फिगर को कैसे सॉल्व करोगे? विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर को बेटा जोड़ोगे तो 6 7 42 बटा 2 21। मुश्किल से आपको लगेंगे 3 से 4 सेकेंड। कितना सेकंड लगेगा? 3 से 4 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। इन नंबर्स को जोड़ दिया मैंने इस फॉर्मूले से, n इंटू एन प्लस 1/2 से। n की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 गुणा 7 बटा 2 बेटा 6 7 42 बटा 2 21। 21 आप इन नंबर्स को जोड़ोगे तो बेटा यही आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, है ना। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। लेकिन हम ये क्यों करें? हम तो ये करेंगे ना, दूसरे नंबर वाला त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे वाला नंबर त्रिभुज क्यों नहीं दिखाई दे रहा बाबू? ये रहा दूसरे नंबर का त्रिभुज, ये रहा सेकंड त्रिभुज, ये आपको दिख नहीं रहा सेकंड नंबर त्रिभुज? हम्म ये रहा सेकंड नंबर का त्रिभुज। अब तो दिख गया। अब तो दिखाई दे रहा है। तो अगर इस फिगर में भी आप इंडिविजुअल ट्राइंगल काउंट करोगे ना तो टोटल ट्राइंगल्स कितने निकलेंगे? 21। लेकिन एग्जाम में 21 सात सात कहां से आ गया? अब ये फॉर्मूला होता है समेशन एन, एन इंटू एन प्लस 1/2। एन की वैल्यू 6 रखो, 6 6 और 1 क्या होगा? 6 और 1 7 होगा ना। ये नंबर्स को जोड़ने की डायरेक्ट ट्रिक होती है ना, समेशन एन। देखो नोट्स बनाने के एक तरीका ये है कि जब लाइव क्लास में आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बनाते जाओ। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ तो मैं अपलोड करवा दूंगा आपको क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। दूसरा, आपके पास जब हमारी ये बुक होगी तो इस बुक में प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं प्लस एक्सरसाइज भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अगर लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो तो अपने हैंड रिटेड नोट्स हो तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। 1 + 3 नहीं होगा बेटा, 1 + 2 + 3, वो तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनेगा। है, शुरू से ही तो पढ़ा रहा है, बीच में से थोड़ी पढ़ा रहे हैं। है? एक भाई साहब कह रहे हैं शुरू से पढ़ाइए। अबे चौथा ही तो क्वेश्चन हुआ है इस क्लास का। हम्म हाँ जी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, ये जो पैटर्न है ये भी उसी बेसिक पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं करता? ये जो हमारा बेसिक पैटर्न है इसी बेसिक पैटर्न को ही फॉलो करता है ये वाला पैटर्न। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, है ना, आपसे अगर मैं पूछूं इस वाले फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल है तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आप इस वाले फिगर में त्रिभुज काउंट करना चाहते हो तो आपका आंसर क्या होगा? सर 1 2 3 4, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4। नंबर्स को ऐड करने का डायरेक्ट तरीका होता है 4 पंजे 20 बटा 2 10, या फिर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बेटा इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल है? इस फिगर में टोटल 10 त्रिभुज है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ जी सर, इस फिगर में टोटल 10 त्रिभुज है, बिल्कुल सर, डेफिनेटली। अच्छा, इसी फिगर में अगर मैं ये वाली लाइन और बढ़ा दूं तो मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट है इस वाले बेस पे 10 त्रिभुज बना रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है इस वाले बेस पे कितने बनाएंगे? अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, सिर्फ इस फिगर को, इस छोटे फिगर को ध्यान से देखो। अगर मैं पूछूं ऊपर कितने त्रिभुज है तो आपका आंसर क्या होगा? सर सेम आंसर होगा ना, 1 2 3 4, भाई 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। समझ रहे हो? तो 10 होंगे हमारे इस वाले बेस पे और 10 होंगे हमारे इस वाले बेस पे। 10 होंगे हमारे इस वाले बेस पे, 10 होंगे इस वाले बेस पे, दोनों पे बराबर ही होंगे, है ना। ये 10 छोटे होंगे और ये वाले जो 10 होंगे ये पूरे बड़े त्रिभुज होंगे। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा क्या होगा? 1 2 3 4, 4 पंजे 20 बटा 2 10, 1 + 2 + 3 + 4 10, 4 और 3 7 और 2 और 1 10। और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 और 1 2। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 20, है ना। है ना, डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 20। अब देखो इसी
हमने एक बेसिक फिगर पढ़ी है, हमने एक बेसिक फिगर पढ़ी है, उसी बेसिक फिगर का यूज करके हम बाकी की फिगर सॉल्व करेंगे। हर फिगर का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि फिर तो अगर मैं आपको 500 फिगर कराऊंगा तो 500 फॉर्मूले तुम्हें चाहिए, 500 फॉर्मूले थोड़ी तुम याद कर पाओगे, है ना। तो हम एक बेसिक फिगर और एक अप्रोच पढ़ते हैं, उसी के जरिए हम सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन में हमारी ट्रिक बदलती नहीं है, ट्रिक एक ही रहेगी, अप्रोच एक ही रहेगी, क्वेश्चन बदलते रहेंगे, आंसर आते रहेंगे। अब देखो ये वाली फिगर है, अब आप इस वाली फिगर को सॉल्व करो फटाक से। हाँ जी, सॉल्व करो इस वाली फिगर को जल्दी से। इस वाले फिगर में फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, क्या त्रिभुज है इस फिगर के अंदर। तो सबसे पहले तो आप बेसिक फिगर में ट्राइंगल्स काउंट करो। ये जो हमारी बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी से काउंट करो। हाँ जी, बेसिक फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे, जल्दी से बताइए फटाफट से। n इंटू एन प्लस वन बाई टू का फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर इंडिविजुअल नंबर्स को देखो। n इंटू एन प्लस वन बाई टू का फॉर्मूला इन नंबर्स को ऐड करने से बचाता है, इसकी जगह हम n इंटू एन प्लस वन बाई टू कर सकते हैं। जैसे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, क्योंकि हमें 4 नंबर जोड़ने हैं, तो 4, n की वैल्यू 4 और 1 5, तो हम 4 पंजे 20 बटा दो 10। तो या तो आप इंडिविजुअल नंबर्स को जोड़ो या फिर आप ये फॉर्मूला लगाओ, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। चाहो तो आप ऐसे करो, चाहो तो आप ऐसे करो, ये आपकी अपनी मर्जी है ना, ये आपकी अपनी मर्जी है, समझ रहे हो। चलिए बनाओ इस फिगर को। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बेटा लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड कहां से हो गई। सर क्वेश्चन नंबर 5 में सारे ट्राइंगल हाईलाइट, हाँ बिल्कुल सारे काउंट करके दिखाएंगे। सबसे पहले बेसिक फिगर में काउंट करो बेटा, बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले बेसिक फिगर में ट्राइंगल्स काउंट करो। तो भैया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। कुछ बच्चे इसको इसी मेथड से काउंट कर सकते हैं, कैसे, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। कुछ बच्चे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ये नंबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो भैया ऐड करके कितना आ गया, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 आ गया। या फिर ऐसे भी करोगे, 5 6 30 बटा दो तो भी 15 आएगा। तो बेसिक फिगर में हमारे कितने ट्राइंगल्स है, 15। बेसिक फिगर में हमारे कितने त्रिभुज है, 15। अब ये बेसिक फिगर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, सर ये डिवाइड हो गया 1 2 3
4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 60। आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। 15 चौका 7, 15 चौका 7। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दो, वो भी चुटकी बजाते, विदाउट पेन एंड पेपर। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले आप बेसिक फिगर में ट्राइंगल्स काउंट करोगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। इसका दूसरे तरीके से कैसे ऐड करोगे, 6 इंटू 7/2। ठीक है, 6 सत्ते 42 बटा 2 21 आएगा। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21 आएगा। कैसे भी आप ऐड करोगे वैल्यू 21 ही आनी है, वैल्यू 21 ही आनी है। और इस 21 को कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड किया हुआ आपने, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। 21 पंजे कितना हो गया, 105 हो गया। 21 पंजे कितना हो गया, 105 हो गया। 21 पंजे 105। समझ रहे हो, 21 पंजे 105 हो गया। हाँ जी, तो आपने सोचा था कि ये 105 त्रिभुज आप 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। 10 सेकंड में आप 105 त्रिभुज काउंट कर लोगे, क्या आपने सोचा था आपसे आज से पहले कभी है? अब देखो ये फिगर थोड़ी सी और उन्होंने घुमा दी। अभी तक तो हम सीधी सीधी फिगर पढ़ रहे थे, लेकिन यहां उन्होंने फिर से हमें घुमा दिया। यहां फिर से घुमा दिया, चालाकी खेल गया हमारे साथ चालाकी कर बैठे हैं, हमारे साथ चालाकी कर बैठे हैं। इन्होंने पूरी सीधी लाइन नहीं खींची। जैसे होता क्या था कि हम करते थे 1 2 3 4, तो भैया 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। फिर हम क्या करते थे, 1 2 3 10 या 30। लेकिन वो चालाकी कर बैठे, ये सीधी सीधी लाइन उन्होंने नहीं खींची। अगर ये फिगर होता तो डेफिनेटली 30 आंसर होता, 30 आंसर होता कि नहीं होता सर, डेफिनेटली 30 होता। लेकिन उन्होंने चालाकी कर दी, लाइन को थोड़ा थोड़ा कट कर दिया। तो वही बेसिक अप्रोच हमें फॉलो करनी है, सेम बेसिक अप्रोच। जैसे ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले बेस पे कितने ट्राइंगल दे रहा है आपको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 त्रिभुज आ रहा है। वैसे ही बेटा ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने ट्राइंगल देगा, 1 2, यानी कि 1 प्लस 2 कितने त्रिभुज देगा, 3 त्रिभुज देगा। सिमिलर ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले बेस पे आपको कितने ट्राइंगल देगा बताओ। हाँ, ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज देगा, 1 2 3। क्योंकि आज आपका पहला दिन है, पहली क्लास है, इसीलिए जितने भी फिगर मैं बना रहा हूं ना, ये सारे फिगर आप अपने नोटबुक पे बनाते जाओ। सबसे पहले ये वाला फिगर बनाओ और इसकी डायरेक्ट ट्रिक लिख लो। ये सारे फिगर ना साथ की साथ बनाते जाना। फिर आप सेकंड फिगर बनाओ और फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक लिख लो, 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। फिर आप थर्ड फिगर बनाओ और इसकी डायरेक्ट ट्रिक हो गई। फिर फोर्थ, ये सारे फिगर आपको बनाने हैं साथ की साथ, ठीक है, साथ की साथ फिगर बनाने हैं। तो आप क्या करो, हर बेस पर ना, हर बेस पर टोटल त्रिभुज काउंट कर लो। जैसे इस वाले बेस पे त्रिभुज कितने होंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इस वाले बेस पे कितने होंगे, 1 प्लस 2। इस वाले बेस पे कितने होंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 2 5 और 1 6, है ना। 3 और 2 5 और 1 6 हो गए। समझ रहे हो, इस तरीके से काउंटिंग हमें करनी है। इस पे हो गए 2 और 1 3, इस पे हो गए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो फाइनली कितने त्रिभुज हो गए हमारे, 10 तो हो गए बेटा सबसे नीचे, 3 हो गए उसके ऊपर, 6 हो गए उसके ऊपर, 10 और 3 13, 13 और 6 19। ये मैं 19 के 19 त्रिभुज आप लोगों को काउंट करके दिखाता हूं कि ये कौन से 19 त्रिभुज हैं, जरा ध्यान से सुनना। तो पहले तो हम इन 10 त्रिभुज को काउंट करेंगे। ये पूरे 19 त्रिभुज मैं आपको काउंट करके दिखा रहा हूं। पहले तो मैं इन 10 त्रिभुज को काउंट करके दिखाता हूं, ये 10 त्रिभुज कौन से हैं। ये 10 त्रिभुज कौन से हैं। पहला त्रिभुज है, देखो पहला जो त्रिभुज है वो 1 नंबर है, दूसरा त्रिभुज 2 नंबर है, तीसरा 3 नंबर है, चौथा 4 नंबर है, पांचवा 1 और 2 है, छठा 2 और 3 है, सातवां 3 और 4 है, आठवां जो है वो 1 2 3 है, नवा जो है वो 2 3 4 है, और जो 10वां त्रिभुज है वो 1 2 3 4 है। देखो ये 10 त्रिभुज कौन से हैं, बोर्ड पर देखो, मैं बोर्ड पे हाईलाइट कर रहा हूं। 1 नंबर, देखो ये रहा 1 नंबर त्रिभुज। 1 नंबर आपको दिखाई दे रहा है,
एक नंबर दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 2 नंबर त्रिभुज। सर ये है 2 नंबर त्रिभुज, 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर ध्यान से, फिर देखो बेटा 3 नंबर, ये 3 नंबर त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है 3 नंबर। फिर देखो ये 4 नंबर, ये 4 नंबर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर 4 नंबर। अच्छा फिर देखो बेटा 1 और 2, देखो 1 और 2, ये 1 और 2 दिखाई दे रहा है आपको। हाँ सर डेफिनेटली ये 1 और 2 दिखाई दे रहा है, 100% 1 और 2 दिखाई दे रहा है। अच्छा क्या आपको 2 और 3 दिखाई दे रहा है? 2 और 3 सर डेफिनेटली 2 और 3 दिखाई दे रहा है मुझे, डेफिनेटली 2 और 3 दिखाई दे रहा है। फिर आपको 3 और 4 दिखाई दे रहा है, 3 और 4, देखो 3 और 4, हाँ सर 3 और 4 भी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर देखो 1 2 3 दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3, ये रहा 1 2 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3, हाँ सर 1 2 3 दिखाई दे रहा है सर डेफिनेटली। क्या आपको 2 3 4 दिखाई दे रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 2 3 हो गया, ये तो 2 3 हो गया, ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, 2 3 4। क्या आपको 2 3 4 दिखाई दे रहा है? 2 3 4, हाँ सर 2 3 4 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और फाइनली देखो 1 2 3 4, तो ये 10 के 10 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ये 10 के 10 त्रिभुज मैंने आपको दिखा दिए, जो इस वाले बेस पे बने हुए हैं, जो इस वाले बेस पे बने हुए हैं 10 के 10 त्रिभुज आपने देख लिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप देखो ये 3 त्रिभुज कौन से हैं इस वाले बेस पे। देखो इस वाले बेस पे जो 3 त्रिभुज है ना, वो है एक तो 1 नंबर, एक है 2 नंबर, और एक है बेटा 1 और 2 को मिला के बना। ये कौन से 3 त्रिभुज है, फिर से मैं हाईलाइट करता हूं। देखो एक तो ये त्रिभुज है 1 नंबर, ये रहा 1 नंबर त्रिभुज। एक त्रिभुज है हमारा ये 2 नंबर, ये 2 नंबर त्रिभुज। और एक त्रिभुज है हमारा ये 1 और 2 को मिलाकर बना, एक त्रिभुज है मेरा ये 1 और 2 को मिलाकर बना। तो ये तीनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। अब ये 6 त्रिभुज देखो, इस पे 6 त्रिभुज कौन से हैं? सर 1 नंबर त्रिभुज, 2 नंबर त्रिभुज, 3 नंबर त्रिभुज, एक है 1 और 2 को मिलाकर बना, एक है 2 और 3 को मिलाकर बना, एक है 1 2 3 को मिलाकर बना। सर कौन कौन से, एक बार जल्दी जल्दी दिखा दो। सर ये रहा 1 नंबर त्रिभुज, है ना? सर ये रहा 2 नंबर त्रिभुज, 2 नंबर त्रिभुज देख लो, 2 नंबर। और सर ये रहा 3 नंबर त्रिभुज, 3 देख लो। सर ये रहा 1 2 नंबर, सर 1 और 2 को मिलाकर बना। सर ये रहा 2 और 3 को मिलाकर बना। और सर ये रहा 1 2 और 3 को मिलाकर बना। तो सारे के सारे ट्राइंगल मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए, पूरे 19 के 19। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर ये 10 कौन से हैं, ये 3 कौन से हैं और ये 6 कौन से हैं। लेकिन हमें एग्जाम में ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड से। इस वाले बेस पे कितने हैं? 4 और 3 7 और 9 और 1 10, इस पे 2 और 1 3, इस पे 3 और 2 5 और 1 3 और 2 5 और 1 6। तो भैया 10 और 3 13 और 6 19। इसके अलावा हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। हाँ जी, ये क्लास मंडे टू फ्राइडे डेली लाइव होगी दोपहर को 1 बजे। क्योंकि आज आपका पहला दिन है, क्योंकि आज आपका पहला दिन है, तो आज है ना, आज हाँ थोड़ा सा बेटा कोल्ड है, सर्दी खांसी जुकाम, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो तबीयत तो थोड़ी ठीक है भी नहीं क्योंकि गला ही खराब है बस, बाकी तो वैसे ठीक है, एकदम परफेक्ट। हाँ जी, तो आज आपका क्योंकि पहला दिन है, तो आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पे हम सेवा समाप्त करेंगे, क्योंकि पहले दिन हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि इतनी आदत भी आपको नहीं होती ना कभी पढ़ने की, ठीक? तो हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे दोपहर को 1 बजे। तो आप सभी का स्वागत होगा हमारे बैच में। अच्छा कुछ दिन आई एम 26 years old, आई हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लेट हुआ बट कोई इशू नहीं है, ठीक है? हाँ जी, ओके। कुछ बच्चों को दिक्कत है कि सर 1.5 घंटे पढ़ाओ, आपके साथ तो समय ही नहीं पता चलता है। देखो सीधी सी बात यह है ना, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का जरूर पता चल जाता है वक्त के साथ। तो हम आपके अपने, तो इसलिए हमारे साथ वक्त का पता नहीं चलेगा। और लाइव क्लास आपकी होगी हमारे अकॉर्डिंग। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आप लाइव सेशन में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं
तो हम अपने अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कराएंगे 5 to 6 मंथ में। 7वां महीना आपका नहीं लग सकता, ये हमारी गारंटी है। तो 5 to 6 मंथ में किस तरीके से सिलेबस कराना है वो हम बेहतर जानते हैं, आप नहीं जानते। अगर आप अपने आप को बहुत बेहतर जानते हो कि नहीं सर मैं तो दिन में 4 घंटे रीजनिंग पढ़ सकता हूं और प्रैक्टिस भी कर सकता हूं, रिवीजन भी कर सकता हूं, तो फिर आप अपना सिलेबस वीओडी से कंप्लीट करें। फिर चाहे आप 15 दिन में खत्म करें, चाहे आप 6 महीने में, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन लाइव में हम अपनी चॉइस के हिसाब से ही पढ़ाएंगे कि हमें एक दिन में कितना कंटेंट देना है, कितना नहीं देना है, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपने आज पढ़ना शुरू किया, हमने 10 साल पहले से पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है। वो बात अलग है कि जब पढ़ने में मजा आने लगता है तो लगता है सर और पढ़ा दो प्लीज, थोड़ा और पढ़ा दो, क्योंकि मजा आ रहा है पढ़ने में, है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा हम होल्ड करके चलेंगे, परेशान ना हो, है ना। स्लो एंड स्टडी, मैंने कहा ना, हमारी जो पढ़ाई होगी वो इस तरीके से होगी, कांस्टेंट, लाइक दिस। ये ग्राफ होगा तो हम अपने आप सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। अगर ये सक्सेस है तो अपने आप पहुंच जाएंगे। अब तुम पता है क्या करते हो, तुम स्टार्ट करते हो पहले दिन ये इस तरीके से, और धीरे 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 डेडलाइन ये होती है तुम्हारी, झंडा लग रहा है यहां, तो ये वाला मेथड फॉलो नहीं करना, ये वाला मेथड फॉलो करना है ना। चलिए, तो लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। कल से, है ना, हाँ, और प्रॉपर साथ के साथ नोट्स बनाते जाना शुरुआत में, ठीक है। लव यू ऑल, गुड बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है। हाँ जी, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ आज, और कुछ नहीं हुआ। लव यू ऑल। पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ। जी हाँ, ये क्लास रिकॉर्डेड थी, जो कि 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड कर ली गई थी। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो